नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 के लिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाषा सज्जता मतलब यहाँ पर हम ग्रामर क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण विभाग। तो व्याकरण विभाग शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों को पढ़ूंगी और उन वाक्यों के अंदर यहाँ पर व्याकरण के कौन कौन से चिन्ह लगे हुए हैं वह हम देखेंगे। तो पहला है हम पाठशाला जाते हैं, जिसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। दूसरा है विनय तुम्हारा गृह कार्य हो गया है, तो विराम चिन्ह है और प्रश्नार्थ चिन्ह है। तीसरा है वाह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। उसके बाद क्या शानदार छक्का मारा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। तो यहाँ पर हम सारे जो जब हम हिंदी पढ़ते हैं, काव्य है, कहानियाँ हैं, जीवनी है, जो भी है, हम जो एकांकी वो सब पढ़ते हैं, नाटक है, नाट्यांश है, तो उनमें कौन कौन से फुल स्टॉप, जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, ये सारी चीज़ें हम इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह हिंदी में भी यहाँ पर कब प्रश्नार्थ चिन्ह और यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सारे जो चिन्ह है वो कब कहाँ पर लगते हैं, हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इन वाक्यों में ये चिन्ह आए हैं। पहला है यहाँ पर, आप देखिए कि कौन कौन से है वाक्य में, कौन कौन से चिन्ह आते हैं और प्रत्येक लगते हैं। तो यहाँ पर सारे चिन्ह दिए गए हैं। चिन्ह अपना विशेष भाव और अर्थ रखता है। हर एक चिन्ह का अपना जो विशेष भाव है और उसका क्या अर्थ है, उसको कहाँ पर हमें लगाना है, कहाँ पर उसका प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी भाषा को बोलते, फुल स्टॉप, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में रुकना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक वाक्य जब पूर्ण होता है तब यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जो हम कोई भी वाक्य पूर्ण होता है और इंग्लिश में जैसे बोलते हैं कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर रुकने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, या दो वाक्यों को हम जब जोड़ते हैं तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है? जो है विराम चिन्ह, मतलब रुककर हमें चलना। ये चीज़ हमें यहाँ पर बताती है। अब यहाँ पर है, नीचे आगे देखेंगे, नीचे विभिन्न विराम चिन्हों, मतलब विराम चिन्ह पंचुलेशंस का परिचय दिया गया है। अब यहाँ पर जो विराम चिन्ह है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है एक एक करके। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर पूर्ण विराम, जिसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। लिखते समय जिस स्थान पर वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। जब हम लिखते हैं, है ना, तो लिखते समय हम क्या करते हैं? जिस स्थान पर वाक्य पूर्ण होता है, मतलब लिखते समय पूरा वाक्य हमारा पूरा हो गया, एक वाक्य हमने लिखा और पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उस वक़्त हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का करते हैं। वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है और वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं या रखते हैं। जैसे का मतलब होता है उदाहरण के तौर पे। तो पहला है, यहाँ पर दो वाक्य दिए हैं, आप देखिए, हमारे देश का नाम भारत है। ठीक है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह एक सीधी सी लकीर होती है। दूसरा देखिए, अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख नगर है। अहमदाबाद गुजरात का क्या है? प्रमुख नगर है, मतलब गुजरात की राजधानी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आगे अल्प विराम। तो जो दूसरे नंबर पे अल्प विराम, तो अल्प विराम एक छोटा सा कॉमा टाइप होता है ना, फुल स्टॉप जैसा, तो यहाँ पर हम उसको कॉमन बोलते हैं ना। तो अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जैसे कि हमने कोई वाक्य बनाया, उस वाक्य में एक से अधिक नाम हो तो हमें रुकना पड़ता है। एक नाम लिखने के बाद हमें उसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देखेंगे,
राम कॉमा फुल स्टॉप मतलब अल्प विराम, सीता और मोहन घर गए। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखेंगे, रोको मत अल्प विराम जाने दो। तो यहाँ पर एक वाक्य कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, उसके बाद दूसरे वाक्य की शुरुआत होती है। या एक से अधिक नाम हो तो हम वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ये एक से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बताया गया हो, है ना, जैसे मंदिर अल्प विराम, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, मंदिर अल्प विराम, मस्जिद फिर आएगा और गुरुद्वारा। तो यहाँ पर अगर 3 है तो पीछे और आ जाएगा, पर 2 के बीच में यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसी तरह यहाँ पर यह है कि वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो उसे हम क्या कहेंगे, अल्प विराम कहेंगे, या अल्प विराम वहाँ पर हम उसका प्रयोग करेंगे। इसी तरह आषाढ़ अल्प विराम, सावन अल्प विराम, भादो और आश्विन वर्षा ऋतु के महीने हैं। कौन कौन से महीने, यहाँ पर महीनों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर पहला है माँ अल्प विराम आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम क्वेश्चन होता है किसी चीज़ के, आप कौन हो, तो वहाँ पर हम क्या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, वहाँ पर हम कहेंगे हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। मार्क ऑफ इंटरेक्टिंग यहाँ पर उसको कहेंगे क्वेश्चन, मतलब जो चिन्ह है उसको। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने, प्रश्न पूछने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या है, फिर से इसकी एक बार व्याख्या सुनिए ध्यान से। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने, प्रश्न पूछने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। हम कभी किसी व्यक्ति से कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी हो या उसके उनसे पूछना हो तो हम हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब वहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे आप, तो पहला है आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो। दूसरा वाक्य है गाड़ी कब आएगी, है ना। और फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, गाड़ी कहाँ तक पहुंची है। ऐसे करके हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, वहां पर प्रश्नार्थ चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम। अब आएगा चौथा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो मार्क ऑफ द एक्सक्लेमेशन, तो जहाँ पर हम विस्मय बोधक चिन्ह है, एक खड़ी सी लाइन और एक छोटी सी बिंदी नीचे, तो बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम, यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। तो पहला है आज मैं कितना खुश हूँ, तो विस्मय बोधक चिन्ह लगाया है, खुश माने हर्ष, खुशी अपनी जाहिर हो रही है ना। वैसे ही दूसरा वाक्य देखेंगे, हाय अब मैं क्या करूँ, विस्मय बोधक चिन्ह है, तो यहाँ पर शोक, एक तरफ खुशी बताई जा रही है और एक तरफ शोक बताया जा रहा है, दुख बताया जा रहा है। तो दोनों का यहाँ पर क्या है कि ये विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया गया है।
आगे तीसरा है इसमें, देखो, छी कितने गंदे हो तुम, मतलब ध्रुणा, आप किसी के बारे में गुस्सा प्रकट कर रहे हो ना, ध्रुणा प्रकट कर रहे हो। वैसे ही चौथा है, अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह रस्सी सांप कैसे बन गई। आश्चर्य, मतलब कोई चीज़ अचानक हो जाना, उसे हम आश्चर्य कहते हैं, आश्चर्यवाचक बताया। वैसे ही पांचवा है यहाँ पर वाक्य, वह विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्या कविता है, मतलब हमने किसी की क्या की है, प्रशंसा की है ना। अब यहाँ पर पांचवा, योजक चिन्ह, तो यहाँ पर एक डैश की तरह होता है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम जब कभी दो शब्दों को जोड़ते हैं तब हम एक छोटी सी माइनस जैसी जो लाइन होती है छोटी सी, वह बनाते हैं, तो उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे है, जैसे पहला, यहाँ कोई छोटा डैश बड़ा नहीं है ना। डैश जो है ना, जो लाइन आड़ी खींची हुई है उसे हम योजक चिन्ह कहेंगे। और उसी को देखो दूसरा वाक्य, सुख और तो लिखा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। सुख और दुख सबके जीवन में क्या है, आते हैं। नंबर 6, निर्देशक चिन्ह, जिसे कहेंगे डस्ट, तो वो भी क्या है, लाइन खींची हुई है, कैसी, आड़ी। वाक्य में किसी बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जब कभी हम वाक्य को एकदम क्लियर, मतलब स्पष्ट करना, उसके बारे में बराबर से जानकारी हमें उसकी देनी हो, तो हमें किसका, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। जैसे में देखिए, कृपया मुझे निम्नलिखित पुस्तकें भेज दीजिए। तो यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग है। दूसरा देखिए, ये नए लड़के टीम में लिए गए, अल्पविराम, वे थे, निर्देशक चिन्ह डैश जो लिखा हुआ, अशोक अल्पविराम, मोहन अल्पविराम और गणेश अल्पविराम। ऐसे ही देखो यहाँ पर उदाहरण में, बातचीत मतलब वार्तालाप में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है ना। वार्तालाप हो तब भी ये क्या है, निर्देशक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे दुकानदार, निर्देशक चिन्ह का है यहाँ पे प्रयोग। आपको क्या चाहिए, दुकानदार किससे कह रहा है, ग्राहक से कह रहा है अपने, है ना। तो दुकानदार, फिर यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, तो निर्देशक मतलब ग्राहक, आपको क्या चाहिए। ठीक उसी प्रकार कोष्टक में देखेंगे, ब्रैकेट मतलब हम एक कोष्टक, दोनों कोई भी चीज़ को हमें जब हम कोई शब्दों को लिखना हो और हम उसको गुजराती में काउंस कहते हैं और इंग्लिश में उसको ब्रैकेट बोलते हैं, तो उसको हिंदी में कोष्टक कहते हैं। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है ना। किसी शब्द के अर्थ को प्रयोग करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ उदाहरण पे देखें, आज विद्युत माने बिजली, जो बिजली हमने उसका दूसरा जो शब्द लिखा है समानार्थी में, जैसे हम लिखते हैं ना, तो जैसे एक जैसे शब्द हो समान अर्थ वाले, तो यहाँ पर बिजली लिखा है, उसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोष्टक में, का उपयोग बढ़ गया है। विद्युत हिंदी में बोलते हैं, बिजली भी हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे आज विद्युत मतलब विद्युत या बिजली का उपयोग बढ़ गया है।
आगे है 8वां अवतरण चिन्ह, तो जिसको कहेंगे इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ पर दो है। इकहरा अवतरण चिन्ह मतलब जो एक ही लगाते हैं, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे यहाँ पर वाक्य एक दिया, हमने दयालु शिकारी। दयालु शिकारी क्या है? पाठ का नाम है एक, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। कहानी पढ़ी है, वाक्य पूर्ण हो गया, पर जो पाठ का नाम है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया है। इसी तरह दूसरा वाक्य देखेंगे, गोपाल दास नीरज प्रसिद्ध कवि है। तो ये जो गोपाल दास है वो उनका क्या है? नाम है, पर नीरज उनका, गोपाल दास क्या है? वो कविता है, और नीरज कौन है? प्रसिद्ध कवि है। तो कवि का नाम हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर नीरज को है हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया है, मतलब आगे भी हमने इकाई अवतरण चिन्ह लगाया है, एक अवतरण चिन्ह। इसी तरह दूसरा दोहरा अवतरण चिन्ह, मतलब हम दो उल्टी बिंदियाँ लिखेंगे, एक तरफ से और एक तरफ से सीधी ऊपर नीचे, तो उसे हम कहेंगे दोहरा अवतरण चिन्ह। जैसे देखिए आप यहाँ काउंस में लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने देखो, फिर से मैं ये वाक्य पढ़ रही, आप ध्यान से सुनिए। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में अवधूत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नेहरू चाचा कहते थे, नेहरू चाचा ने जो कहा था, जो स्लोगन दिया था, जो वाक्य दिया था, वो है आराम हराम है। तो आराम इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब दोहरा अवतरण चिन्ह हराम है, और यहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण होता है। तो आपने दो लगाए हैं ना। इसी तरह नीचे दूसरा वाक्य देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, दोहरा अवतरण चिन्ह है जय जवान अल्पविराम जय किसान अल्पविराम पूर्ण। तो आप लोगों को समझ में आया ना, क्योंकि बिना ग्रामर के इन चिन्हों को जाने हम आगे वाक्य या कविता या कहानी पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें कहाँ पर क्या लगाना है, कैसे लिखना है, या कैसे इसकी जानकारी हासिल। अगर हमारे पास जानकारी होगी तो हमें लिखने में, पढ़ने में सरलता रहेगी, और ये भाषा की जान है। तो ये एक जड़ है, जब तक जड़ मजबूत होगी तभी आप हिंदी भाषा को अच्छी तरह से जान सकोगे और पढ़ सकोगे और समझ सकोगे, और साथ ही आप लिख भी सकोगे। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर देखा है, प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर मेरे पास 4 वाक्य हैं। इन 4 वाक्यों में आपको ढूंढकर क्या करना है? विराम चिन्ह लगाना है। तो पहला है, छी छी तुमने यह क्या किया। यहाँ पर कौन सा आएगा चिन्ह? कौन सा आएगा चिन्ह? विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएगा ना। छी छी तुमने यह क्या किया। दूसरा है, वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। तो यहाँ पर कौन कौन से चिन्ह आएंगे? कौन कौन से चिन्ह आएंगे यहाँ पर? पहले तो अल्प विराम और दोहरा क्या आएगा? दोहरा इकाई वाला क्या आएगा? आप यहाँ पर अभी मैंने सिखाया अवतरण चिन्ह। वह मज़ा आ गया, यहाँ पर कौन सा आएगा चिन्ह? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अरे तुम नहीं गए, कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पर?
कौन सा चिन्ह आएगा? चलो जल्दी से बताओ। वाक्य पूर्ण होने का चिन्ह आएगा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह आया, प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे? नहीं। अल्पविराम कहेंगे? नहीं। हम क्या कहेंगे? पूर्ण विराम कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? पूर्ण विराम। तो यहाँ पर आपका ये जो व्याकरण का जो विभाग है वो पूर्ण होता है। विद्यार्थी मित्रों, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।